हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिस चैप्टर को लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को पढ़ा। फिर हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ फोर्स को कैसे सॉल्व करें उसके 3 स्टेप्स हम लोगों ने सीखा। फ्री बॉडी डायग्राम आपने सीखा एंड एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को रखते हैं तो दोनों बॉडी के कांटेक्ट में कितना फोर्स काम करता है उसको निकालें। अब और भी एग्जाम्पल्स और भी प्रॉब्लम के टाइप्स हम लोग लेने जा रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू फाइंड कॉन्टैक्ट force between two objects which can move along horizontal आइए बच्चों लेते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक बॉडी लिया हमने। इस बॉडी के मास को m1 सपोज किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, एक बॉडी लिया, इसके मास को m1 सपोज किया। अब इसके कांटेक्ट में एक दूसरा बॉडी रख रहे हैं, ये रखा एक दूसरा बॉडी, इसके मास को m2 सपोज कर लिया। अब ये m1 m2 गिवन है, गिवन टर्म जो होगा हमारे पास इसको हम लिख लेते हैं। गिवन होगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ऐसे अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। एक्सटर्नल फील करेंगे आप, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F ये गिवन होंगे। M1 गिवन होगा, M2 गिवन होगा। तब हमें फाइंड करना है इस कांटेक्ट में फोर्स। जब हम एक बॉडी पर, एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करेंगे, मतलब कि यदि हम इधर से ढकेलें इसको तो फिर M1 M2 को ढकेलेगा। यदि हमने M1 को पुश किया, M1 M2 को पुश करेगा। अब यहाँ देखिए कांटेक्ट में M1 M2 को पुश किया, इसको बोल दिया हमने फोर्स F। अब यही फोर्स F कांटेक्ट फोर्स हमें चाहिए। नाउ जब हमने एक्शन का फोर्स लगाया, M1 ने एक्शन का फोर्स लगाया तो M2 रिएक्शन का फोर्स देगा। जैसा कि आप पढ़े हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिफरेंट बॉडी पे होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होते हैं। एंड सो बच्चों, M1 ने M2 पे लगाया फोर्स F, इसको हमने बोल दिया एक्शन। तो M2 ने M1 पर लगाया फोर्स F, रिएक्शन। अब जैसा कि आपने पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स की नेचर सेम होते हैं। यदि एक्शन का फोर्स है पुश तो रिएक्शन का भी फोर्स होगा पुश। यदि एक्शन की फोर्स है पुल तो रिएक्शन का फोर्स भी होता है पुल। प्रैक्टिकली सोचिए, फिजिक्स नेचुरल साइंस है। एंड सो एक सेकंड के लिए जरूर सोच लेंगे कि M1 ने M2 को क्या किया, तो पुश किया। एक्शन, जितने फोर्स से पुश किया बोल दिया इसको एक्शन। तब M2 M1 को पुश करेगा सेम फोर्स से। रिएक्शन, बिकॉज एक्शन रिएक्शन की मैग्नीट्यूड जैसा कि आप पढ़े न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, तो एवरी एक्शन ऑलवेज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चलिए अब हम यहाँ पर बाकी फोर्सेस नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि फिगर पे मिक्सचर ऑफ फोर्स बन जाते हैं जब, तो फिर हमें कभी कभी लगता है ये फोर्स उसमें चला गया, किसमें चला गया। एंड सो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने जो सीखा है उसको ड्रॉ करते हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्स जो है इसको अब मैं सिंबल दे देता हूँ F। अब यही F निकालना हमारा यहाँ से पर्पस है, हमारा टारगेट है। अब फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। और बच्चों साथ में जितने भी पीछे क्लासेस हुए हैं हमारे, जिसमें कि हम लोगों ने एनसीईआरटी को, एस सी वर्मा की बुक एरोडॉग को सॉल्व किया है, साथ में बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स लिए हैं। तो जहाँ कहीं भी कॉन्सेप्ट की आपको थोड़ा भी ज़रूरत हो तो मैं लिंक देता हूँ,
आप YouTube पर हैशटैग ठाकुर सर आप टाइप करिए सारे स्मॉल लेटर में, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और वहां से आप कॉन्सेप्ट लीजिए एंड प्रॉब्लम जो है करिए, सारे बुक से करिए। अब सरफेस हम ले रहे हैं स्मूथ, अभी हम लोग फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, फ्रिक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। तो अभी सरफेस हमारा है स्मूथ, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस ले रहे हैं। तो अब एफबीडी हम ले रहे हैं प्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी फॉर M1 यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1। अब इसके लिए प्री बॉडी डायग्राम लिया हमने M1, मास की ऑब्जेक्ट ले लिया, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाते हैं फिगर में, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नाउ M1 मास की जो ऑब्जेक्ट है ये ले लिया हमने, अब इस पर हम सारे फोर्सेस को दिखा लेंगे। बट बच्चों, बिगिनर्स जो हैं, जो बच्चे अभी 11 में आए हैं, उनको मैं सलाह देता हूं कि आप हमेशा अपने बॉडीज को साथ में रखिए, जो भी बॉडीज हो सबको साथ में रखिए। जिस पर फोर्स दिखाना चाह रहे हैं उस बॉडी को सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर लीजिए, और जो दूसरे बॉडीज हैं जिस पर अभी फोर्स नहीं दिखाना है, क्योंकि प्री बॉडी डायग्राम में एक ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स दिखाते हैं, तो फिर बाकी ऑब्जेक्ट जिस पर अभी फोर्स नहीं दिखाना है उसको डॉटेड करके डैश लाइन से ड्रॉ करके रख लीजिए बगल में, जिससे कि क्या होगा कि आपको सोचने में आसानी होगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, बच्चे फील कर लेते हैं कि हमने प्री बॉडी डायग्राम यानी कि बॉडी फ्री हो गया हमारा, तो बॉडी फ्री नहीं हो गया, बॉडी सिस्टम में ही है, सारे बॉडी एक साथ है, हमें ओनली M1 मास का ऑब्जेक्ट पर फोर्स दिखाना है। तो एक बॉडी पर फोर्स दिखाना, इसी को प्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फोर्स है वेक्टर, वेक्टर की तरह स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करिए और हमेशा फोर्स की टेल को रखना है ऑब्जेक्ट के ऊपर। आइए दिखाते हैं। बॉडी M1 का वेट M1G डाउनवर्ड, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि बॉडी ड्यू टू वेट नीचे जाना चाहेगा। अब ये नीचे जाना चाहेगा तो क्या करेगा, फ्लोर को पुश करेगा, एक्शन। तो फ्लोर भी बॉडी को पुश करेगा, रिएक्शन। अब आप चाहें तो साइड से भी दिखा सकते हैं या फिर सेम लाइन के अलाउंग दिखाइए, दोनों लोग यूज करते हैं। चलिए मैं सेम लाइन के अलाउंग दिखा रहा हूं। अब इसको R1 बोल दिया। नाउ इधर से फोर्स हम लोगों ने लगाया है M1 बॉडी पर, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F लगाया है हम लोगों ने, और ये जो M2 मास की बॉडी है इसने M1 मास की बॉडी पर लगाया है कितना कांटेक्ट में फोर्स, F। तो कांटेक्ट में जो फोर्स लगे हैं M1 पे बाई M2, ये हो गया F। और बच्चों हमने जैसा कि सीखा है कि फोर्स इज नॉट इमेजिनरी, कभी फोर्स को इमेजिन नहीं करेंगे आप। सोचेंगे कि एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो किसने लगाया, फोर्स इज अप्लाइड बाय समवन, फोर्स किसी के द्वारा लगाए जाते हैं। आप एक सेकंड के लिए सोच लीजिए कि हमारे बॉडी को किसने पुश किया, किसने पुल किया। यदि इसका जवाब मिल जाए तो फोर्स लगा लीजिए, और यदि फोर्स लगाने वाला आपको ना दिखे कभी तो फोर्स को ड्रॉ मत करिए, फोर्स को मत लगाइए। तो आइए बच्चों सोचते हैं अब इस पर, ये फोर्स M1G किसने लगाया, अर्थ ने लगाया, क्योंकि अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ पुल करती है। इस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी फोर्स को ही वेट कहा जाता है। तो अर्थ ने इतने फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करा टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ग्रेविटी फोर्स, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये R1 किसने लगाया, बॉडी ने। फ्लोर को, ये फ्लोर समझ लीजिए, टेबल सरफेस समझ लीजिए। तो इस फ्लोर को बॉडी ने पुश किया, एक्शन। तो फ्लोर ने बॉडी को पुश किया, टेबल सरफेस है तो बॉडी ने टेबल को पुश किया, एक्शन। तो टेबल ने बॉडी को पुश किया, रिएक्शन। और कांटेक्ट में हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर होता है, एंड सो रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। यहां भी कांटेक्ट में फोर्स, दोनों सरफेस पर फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि कांटेक्ट में जो फोर्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए बच्चों, फोर्स दिखाना हो गया आप सारे। अब एक्सेलरेशन की जांच कर लें थोड़ी सी। जब हम इस बॉडी को पुश करेंगे, इस बॉडी में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें भी उतना ही होगा, क्योंकि टच में बॉडी है। तो यदि हमने इस बॉडी को 1 सेंटीमीटर आगे ढकेल दिया, ये भी बॉडी 1 सेंटीमीटर आगे चलेगा, ये एंड भी 1 सेंटीमीटर आगे चलेगा, यानी कि सब में 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बॉडीज का सेम, तो फिर वेलोसिटी dx by dt, वेलोसिटी सेम हो जाएंगे।
dv by dt एक्सेलरेशन सेम हो जाएंगे। तो यदि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स में आपको सेम दिखाई पड़ जाए तो एक्सेलरेशन ले लेंगे सेम। तो दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन a है। चलिए अभी m1 का लिख लिया एक्सेलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम m1 का ड्रॉ हो गया। अब हम m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब m1 को कर दिया डॉटेड डॉटेड, m1 पे अब हमें फोर्स नहीं दिखाना है, अब हमें m2 पर फोर्स दिखाना है। तो m2 को कर दिया सॉलिड लाइन से ड्रॉ, m1 m2। नाउ कांटेक्ट में फोर्स जो m1 ने m2 पर लगाया है, कांटेक्ट में फोर्स, ये फोर्स इसको हमने बोल लिया F, जैसा कि कांटेक्ट फोर्स हम लोगों ने F नाम दे दिया है, स्मॉल f नाम दे रखा है। अब बॉडी का वेट, m2 का वेट m2g किसने लगाया? अर्थ ने। अर्थ ने ग्रेविटी फोर्स से पुल किया बॉडी को। ग्रेविटी फोर्स का ही नाम क्या है? वेट। तो ऑब्जेक्ट का वेट m2g, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बगल से भी ऐसे लोग दिखाते हैं, सेम लाइन के अलोंग भी दिखाते हैं, दोनों दिखा सकते हैं। चलिए रिएक्शन फोर्स को m2 बॉडी पर r2 बोल दिया। अब एक्सेलरेशन की जांच तो कर चुके हैं, ये एक्सेलरेशन तो कहीं भी यहाँ कहीं भी दिखा लीजिए। एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट m2 इज e, मैं यहाँ दिखा देता हूँ e। अब फ्री बॉडी डायग्राम दोनों फोर्स के लिए ड्रॉ हो गया। अब हमारा जो फोर्स का स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यही है, ड्रॉ ऑल फोर्सेस ऑन गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो हमने फोर्स की ड्राइंग करा। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? रिजॉल्व ऑल फोर्सेस अलोंग लाइन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। जिस लाइन के अलोंग कोई चलता है या चल सकता है, दैट इज लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ये फोर्स है, ये है, ये है, ये सारे फोर्स लाइन ऑफ मोशन के अलोंग है। फिर उस पे परपेंडिकुलर के अलोंग ये फोर्सेस जो है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन है। यदि कोई फोर्स लाइन ऑफ मोशन पे नहीं होता है, परपेंडिकुलर के अलोंग भी नहीं होता है, देन उस फोर्स को आप रिजॉल्व कर देंगे किधर? तो जो भी फोर्स आप रिजॉल्व करेंगे अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। तो सेकंड स्टेप यहाँ क्लियर है, क्योंकि फोर्सेस मोशन के लाइन परपेंडिकुलर लाइन पर ही है। तो थर्ड स्टेप पर जाइए। अब थर्ड स्टेप में क्या है? इक्वेशन बनता है। कैसे बनता है? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अब ईच ऑब्जेक्ट पर अब हम निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स एंड इक्वल टू m इंटू ए करेंगे। लेकिन पहले अलोंग द लाइन ऑफ मोशन कर लीजिए ईच ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। जरूरत पड़ने पर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन आप निकालिए रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए करिए। लेकिन मैं थोड़ा आपको हिंट करता हूं टाइम बचाने के लिए, जब तक फ्रिक्शन ना हो, फ्लोर में फ्रिक्शन ना हो, तब तक नॉर्मल फोर्स का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो फिर आप मोशन के लाइन पर, अभी स्मूथ सरफेस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो मोशन के लाइन के अलोंग अभी इक्वेशन फॉर्म करते रहिए। आइए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हैं। अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ऑन m2 m1, ऑन m1 यानी m1 मास के ऑब्जेक्ट पर जिधर एक्सेलरेशन उधर बड़ा फोर्स। क्यों? आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इक्वल टू m इंटू e। जिधर होते हैं रिजल्टेंट फोर्स उधर होता है एक्सेलरेशन, वाइस वर्सा जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर होगा रिजल्टेंट फोर्स। फिर वेक्टर में आपने पढ़ा है रिजल्टेंट वेक्टर किधर होता है? इन डायरेक्शन ऑफ लार्ज वेक्टर। जब टू वेक्टर अपोजिट होते हैं तो आप माइनस करते हैं, किसमें से किसको माइनस करते हैं? बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करते हैं। तो बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस करेंगे, फोर्स हमारा वेक्टर है। एंड यदि सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सेलरेशन है राइट वर्ड, एंड सो बड़ा फोर्स हम बोलेंगे इसको माइनस स्मॉल f कर लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग लाइन ऑफ मोशन मिल जाएंगे f माइनस स्मॉल f। निकाला रिजल्टेंट फोर्स, ये निकाला। अब m इंटू ए करना है, तो मास m1, एक्सेलरेशन a। और बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम पर वेक्टर नहीं दिखाते हैं, साथ में जो है वेक्टर मेथड आप फोर्स की प्रॉब्लम पर नहीं यूज करिए। ठीक है, बिल्कुल आसानी से इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करिए। नाउ अब
M2 पर, ऑन M2 पर कौन कौन फोर्सेस देख रहे हैं? अलोंग लाइन ऑफ मोशन, अलोंग लाइन ऑफ मोशन हम देख रहे हैं F फोर्स, सॉलिड लाइन से जिसको दिखा रखे हैं उस बॉडी पर हम फोर्स देखेंगे। डॉटेड लाइन वाला बॉडी पर फोर्स नहीं हम देख रहे हैं, इस पर ये सारे फोर्स हैं, इस पर ये सारे जो आप दिखा रखे हैं इस पे नहीं है कोई फोर्स सिस्टम है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम है। तो एक बॉडी पर फोर्स हम दिखाते हैं, दूसरे पे नहीं। एक बॉडी पर फोर्स दिखाते हैं उस समय, दूसरे पर फोर्स नहीं दिखाते हैं। एंड सो जो फोर्सेस देख रहे हैं M2 पर, ठीक है, तो M2 पर रिजल्टेंट फोर्स एक ही है, राइट वर्ड स्मॉल f लिखा, इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 अननोन है आपके पास, जांच करते रहिएगा, जितने अननोन उतने इक्वेशन बना लीजिए पहले, और फिर उसके बाद में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व करिए। तो हमें 2 अननोन है, एक ए अननोन है, दूसरी स्मॉल f अननोन है, कांटेक्ट फोर्स, 2 इक्वेशन है। अब हम पक्का सॉल्व कर लेंगे। तो करिए सॉल्यूशन जैसे आपको मन हो। अब मैं इसको अपने तरफ से सॉल्व कर रहा हूं। इक्वेशन 1 2 को ऐड करा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, माइनस f प्लस f क्या होगा? 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? f। राइट हैंड साइड में m1 a प्लस m2 a करेंगे, a कॉमन, m1 प्लस m2। नाउ यहां से a निकल गया, f अपॉन m1 प्लस m2। अब a निकल गया तो इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर दीजिए, स्मॉल f निकल जाएंगे। इक्वेशन 2 छोटा है, छोटा इक्वेशन से सॉल्यूशन जल्दी मिलता है। इक्वेशन 2 में हम डाल दे रहे हैं, तो बाई इक्वेशन 2 से f इक्वल टू m2 a की वैल्यू रख लीजिए, f अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स जो आप निकाले हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है कॉम्पिटिशंस में बहुत आता है। तो एक यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, यदि कोई चाहे तो इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इसको, लेकिन इसमें एक टेक्निक मैं लगा रहा हूं। जब आपने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया M1 पर, तो न्यूमरेटर में M2 आ रहा है। यदि आप ट्राई करें इधर से फोर्स F लगा करके, तो फिर आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में M1 आएगा, डिनोमिनेटर तो M1 प्लस M2 फिक्स है। एंड सो यदि फॉर्मूला कोई लर्न करना चाहे तो M1 पे फोर्स लगाने, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर न्यूमरेटर में M2, और यदि M2 पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं न्यूमरेटर में M1 आता है। तो चलिए बच्चों, कांटेक्ट फोर्स दोनों तरीका से सीख लिए, वर्टिकल बॉडी पर, हॉरिजॉन्टल बॉडी पर, दोनों के लिए हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD फॉर M2 के लिए ये FBD हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है थोड़ा हम आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहेंगे। आइए इंक्लाइंड प्लेन के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये मैंने लिया राइटिंग पैड, राइटिंग बोर्ड लिया हमने, ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल ऐसे। अब इसको यदि हम लोग इसके प्लेन को, ये जो राइटिंग पैड है इसके राइटिंग बोर्ड, इसके प्लेन को यदि हम उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लीजिए मेरा हाथ ये हॉरिजॉन्टल है, ये हाथ मेरा हॉरिजॉन्टल है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो यदि इस राइटिंग बोर्ड को यदि हम यहाँ से उठावे ऐसे ऊपर ऐसे, अब ये जो एंगल बना रहा है मेरे हाथ के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, इस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। और ये जो प्लेन हो गया, ये जो सरफेस हो गया, इसी को इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। अब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर यदि एक ब्लॉक को हम रख दें तो देखिए बच्चों क्या होता है, क्या देख रहे हैं, ब्लॉक नीचे सरक रहा है, नीचे की तरफ ब्लॉक जो है ये स्लाइड कर रहा है। देखिए ऐसे क्या देख रहे हैं, ब्लॉक को नीचे की तरफ ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। हम चाहें तो इस ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे रखकर, प्लेन को इंक्लाइन करके रखा, सरफेस को इंक्लाइन करके रखा, इंक्लाइंड प्लेन इस पे रखा ब्लॉक को, यदि इसको वेलोसिटी दे दें ऊपर की तरफ तो फिर क्या देखते हैं, जाता है ऊपर। ठीक है, ऊपर की तरफ ये गया, कहीं जाकर के रुक गया। तो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट जब चलते हैं फ्रीली यानी कि कोई पकड़ के नहीं ले जाए ऊपर नीचे, फ्रीली जब चलते हैं, तो फिर वहां पर उसके मोशन को कैसे हम सॉल्व करें।
तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन a smooth inclined plane, a smooth inclined plane। अब टू केसेस इसमें हम लोग फॉर्म करेंगे। या हमने इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, स्लाइड हो गया, जैसे स्लाइड बच्चे लोग पार्क में स्लाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से स्लाइड हो गया। जब किसी ट्रक से सामान नीचे उतारना होता है, भारी सामान, तो ऐसे क्या करते हैं लोग, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे लगा के उस पर सामान को ऐसे नीचे की तरफ सरका लेते हैं, ठीक है, स्लाइड कर लेते हैं। तो ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये सरफेस है जो इंक्लाइंड है। जितने एंगल हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड होता है, जितने एंगल पर ये जो प्लेन है, ये जो सरफेस इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। मैंने इसको थीटा सपोज कर दिया है। अब रखते हैं इस पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रख के छोड़ देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फिसलने लगता है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी समय हमने देखा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, ब्लॉक के शेप में हम ले रहे हैं। रेक्टेंगुलर को, रेक्टेंगुलर बॉडी को ब्लॉक जनरली बोलते हैं फिजिक्स में हम लोग। अब एक ब्लॉक को हमने किसी समय यहाँ देखा, यहाँ से छोड़ा है, ठीक है, हम चाहें तो थोड़ा इसको भी दिखा दें। यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक ब्लॉक को छोड़ दिया है। अब ये फिसलते हुए जा रहा है। किसी समय हमने यहाँ पर देखा ब्लॉक को, सरफेस इज स्मूथ, ऐसे तो हेडिंग में लिख दिए हैं, फिर भी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्मूथ सरफेस पर हम काम कर रहे हैं। अब दूसरी फिगर में देखें, कितने ही एंगल पर एक इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये थीटा, कितने ही एंगल पर लिया हमने इंक्लाइंड प्लेन, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे ऑब्जेक्ट को रखा, ऊपर नहीं, अब ये ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, एक ऑब्जेक्ट को नीचे रखा, नीचे रख करके इसको यहाँ से दे दिया वेलोसिटी ऊपर की तरफ। अब वेलोसिटी कैसे दिया, जैसे भी आप दे सकें, यहाँ से किसी स्टिक से मार करके, क्रिकेट बैट से मार करके, लेकिन उछले नहीं, ऐसे स्लाइड करिए। तो वेलोसिटी हमने एनी हाउ दे दिया इसको ऊपर की तरफ। अब ये बॉडी जा रहा है और ये किसी समय बॉडी जो है, ये लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन है, लंबा इंक्लाइंड प्लेन है, ये इस पर कहीं पर जाके बॉडी यहाँ पे जाके रुक गया, स्टॉप हो गया बॉडी, फाइनल वेलोसिटी इसका 0। अब एक बात को बच्चों यहीं पर आप देख लीजिए कि यदि रेस्ट से बॉडी को छोड़ते हैं तो यू क्या लेंगे आप, 0 ले लिया। जहां से कोई बॉडी स्टार्ट हो, ओरिजिन वहां पक्का ले लीजिए। काइनेमेटिक्स में जैसा कि हमने आपको सिखाया है, और फिर मैं कहूंगा कि काइनेमेटिक्स के सारे लेक्चर आपको देखना है, एसटी वर्मा की सोल्यूशन, एनसीईआरटी के सोल्यूशन, एरोडो का सोल्यूशन देखना है, तो फिर हैशटैग ठाकुर सर इस पर जाइए, टाइप करिए यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगे सारे प्लेलिस्ट, उसमें देखिए ढेर सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ वहां पे ले लिया हमने ओ फॉर ओरिजिन, यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ले लिया हमने ओ। अब कहेंगे यहाँ ले या यहाँ ले, कहीं भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग नहीं बता रहे अभी, जब तक साइज नहीं बताते ऑब्जेक्ट का, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, बड़ा तो दिखाते हैं कि कोई देख सके इसलिए। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ले लिया हमने ओरिजिन। मोशन की बात जब भी करें, काइनेमेटिक्स की बात जब भी करें, तो जहां से मोशन स्टार्ट हो वहां ओरिजिन ले लीजिए। लेने के बाद एक लाइन को आप सपोज कर लीजिए, एक एक्सिस एक्स एक्सिस, इस पे परपेंडिकुलर सपोज कर लीजिए वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक एक्सिस, इस पे परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया हमारा एक एक्सिस, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस हो गया, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए या अपने मन में रखिए, ये हो गया वाई एक्सिस। क्योंकि मोशन की इक्वेशन जब आप यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन आपको यूज करना चाहिए, तभी अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आइए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का पता लगाएंगे, ठीक है। तो फोर्स दिखाते हैं, बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे की तरफ, mg बॉडी का वेट,
सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स सरफेस का बोला इसको r, बॉडी का मास ले रहे हैं m। यहां भी फील करिए, जब ये बॉडी यहां से चलते 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 यहां पर जाके रुक गया तो किसी समय बॉडी यहां पे था हमारा, जिस समय बॉडी यहां पे था, ऑब्जेक्ट ब्लॉक जो भी बोलिए, यहां पर जिस समय था ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक मास m सपोज करा, इसका भी बॉडी का वेट, ब्लॉक का वेट मिडिल में दिखाते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर टोटल वेट आगे पड़ेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सपोज करते हैं, सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड सपोज करते हैं। तो अप्रॉक्स मिडिल में आप अभी दिखाइए, बाद में जब पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उस पर विचार करेंगे। तो बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब सीधा नीचे की ओर, हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर, यानी कि mg का लाइन वर्टिकल है, mg का लाइन बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल सीधा ऊपर नीचे होना चाहिए, इसी को कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड mg हमेशा होता है। नाउ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स, ये लिया हमने r, ठीक है, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर, इसको बोला r। अब जैसा कि देख रहे हैं ये जो फोर्स mg है ये मोशन के लाइन पे नहीं है, क्योंकि बॉडी चलेगा तो स्लाइड के अलाउंग चलेगा, इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग बॉडी चलता है, तो इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग mg नहीं है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन भी नहीं है, तो mg को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। अब थोड़ा यदि इस लाइन को आगे बढ़ा दिए जाए, ऐसे तो काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस किए हम लोग, यदि थोड़ा इसको आगे बढ़ा दें, ये हो गया एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब यहां से यहां तक ये एंगल है 90 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर, तो फिर ये एंगल क्या होगा आपका थीटा। अब बच्चों एक बात को हमेशा के लिए याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम धीरे धीरे फास्ट करने की आदत बनानी चाहिए। तो ये जो एंगल थीटा है, इंक्लाइन प्लेन के एंगल दोनों इक्वल हैं, तो फिर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और mg के बीच एंगल, इंक्लाइन प्लेन का एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल सेम होते हैं। अब यहाँ पर फिर फटाफट रिजॉल्व करिए, mg के टेल पर टू लाइन्स हमने ड्रॉ करा अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन कौन है, इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि इसी के अलोंग बॉडी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलता है। नाउ कंपोनेंट निकालना है एंगल थीटा, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर mg का कंपोनेंट mg sin थीटा। अब देखिए बच्चों, mg का कंपोनेंट इधर के तरफ क्या होगा, mg cos थीटा। क्यों होगा, जैसा कि हमने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया है, वेक्टर का जिस लाइन से एंगल थीटा देखते हैं उस लाइन पर कंपोनेंट में cos थीटा लगता है, एंड दूसरा जो लाइन होता है परपेंडिकुलर लाइन होता है उस पर sin थीटा लगते हैं, तो mg sin थीटा। अब जिधर होता है रिजल्टेंट फोर्स उधर होता है एक्सेलरेशन, इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लग रहा है फोर्स आपका डाउनवर्ड, इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, एंड सो बॉडी का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए होगा किधर, डाउनवर्ड। सरफेस स्मूथ हम लोग लिए जा रहे हैं, ठीक है, दिस सरफेस इज स्मूथ, ऐसे तो लिख चुके हैं शुरू में, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, दिस सरफेस इज स्मूथ। अब दोनों ही फिगर में हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। कौन सा इक्वेशन, जो हमने थर्ड स्टेप सिखाया है आपको, फोर्स की प्रॉब्लम का थर्ड स्टेप, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स अलोंग लाइन ऑफ मोशन एंड इक्वल टू m into a। तो दोनों ही जगह पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स अलोंग लाइन ऑफ मोशन क्या है, mg sin थीटा इक्वल टू कर दिया m into a, m से m कैंसिल, a इक्वल टू आ गया g sin थीटा। और बच्चों ये जो मोशन है अलोंग वन स्ट्रेट लाइन, अब ये जो निकला है a आपको, दिस इज कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है, एंड सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज along a straight line, one dimensional motion with uniform acceleration,
एंड सो मेंशन कर लीजिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब ऐसे मोशन में आप यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन में जैसा कि काइनेमेटिक्स में हमने सिखाया है आपको कि वैल्यू पुट करने से पहले आप जरूर 1 सेकंड सोच लीजिए कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो वहां पे ओरिजिन, ठीक है, लेकर के सोच लीजिए। यदि नीचे के तरफ है वैल्यू, हम लोग ऊपर एक्सिस पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड एक्सिस पॉजिटिव ले रहे हैं शुरू से क्लास 9 से, एंड सो डाउनवर्ड यदि किसी का डायरेक्शन है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे इन वेक्टर्स का, नहीं अपवर्ड डायरेक्शन है किसी का तो फिर उन वेक्टर का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। चलिए एक एग्जांपल डालिए यहाँ पे, फिगर सेकंड, इसको मैं फर्स्ट कर दे रहा हूँ, फिगर फर्स्ट, इसको फिगर सेकंड कर रहा हूँ, फिगर सेकंड। इन फिगर सेकंड फिगर पे मैं बात कर रहा हूँ। चलिए फर्स्ट फिगर को मैं हटाता हूँ यहाँ से, और जो फिगर सेकंड है जिसमें हमने नीचे से ऑब्जेक्ट को दे दिया है वेलोसिटी ऊपर जाने के लिए। अब इन फिगर सेकंड इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लिया 30 डिग्री, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो प्रॉब्लम देगा वो हम लेंगे। देन फाइंड टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, रुकने में कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए ऑब्जेक्ट रुक गया है, 1D मोशन है, डालते हैं इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ v है 0, u की वैल्यू अपवर्ड ओरिजिन यहाँ पर है, ऊपर एक्स एक्सिस हमने सोचा पॉजिटिव, ऊपर y एक्सिस हमने सोचा पॉजिटिव, तो फिर u ऊपर की तरफ अपवर्ड है, पॉजिटिव वैल्यू 10 प्लस अब a की वैल्यू g sin थीटा, देखिए किधर है a, डाउनवर्ड, एंड सो नेगेटिव माइनस g sin थीटा इनटू टाइम t हमें चाहिए। लाइए इसको पीछे, माइनस है, इधर आ गया g का वैल्यू 10 बाई 2 इनटू टाइम t इक्वल टू 10। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे, 10 से 10 दोनों साइड हटा दिया, t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। अब आप s निकालना है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दें, जो मर्जी हो। चलिए मैं लगा देता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v है 0, u अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू 10 प्लस 2, 1 की जगह पर फिर वहीं a डाउनवर्ड है, ओरिजिन हमने ले लिया है, काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम कर रहे हैं, ओरिजिन को देखते हुए अपवर्ड जिसका भी वैल्यू होगा वेक्टर का पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड जो होगा उसका वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो a है हमारा डाउनवर्ड, एंड सो इसका वैल्यू माइनस g sin थीटा इनटू s और डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, तो निकाल लीजिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बिफोर द ऑब्जेक्ट कम्स एट रेस्ट। डिस्प्लेसमेंट s हमें चाहिए, तो यहाँ से लाते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 माइनस g आया, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, g की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा 30 डिग्री है, 1/2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। now यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इंटू s 2 से 2 कैंसिल, नाउ 10 से इसको कैंसिल करें 10, एंड सो s इक्वल टू आ गया 10 मीटर। इस तरह से बच्चों इंक्लाइंड प्लेन पर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन निकाल करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको कर सकते हैं। अब
इसके बाद हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग, फिर लेंगे स्प्रिंग। अब स्प्रिंग लेकर प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं देखते हैं। तब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये है प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग्स। जब स्ट्रिंग्स से ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं देन उसकी प्रॉब्लम अब हमें करनी है। तो इसमें स्ट्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है टेंशन। तो आइए पहले टेंशन इन स्ट्रिंग की बात कर लें। टेंशन जिसको हम लोग T से डिनोट करेंगे इन अ स्ट्रिंग, चलिए डिफाइन कर लें। व्हेन a string is stretched, जब एक स्ट्रिंग खींचा होता है, स्ट्रेच्ड होता है, टाइट होता है, पूरा टाउट होता है, खींचा होता है स्ट्रिंग, then a force of tension arises, पैदा होता है। जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है तो इसमें एक टेंशन की फोर्स ऑफ टेंशन जिसको T से डिनोट किए हैं arises इन स्ट्रिंग। अब ये कहां से अराइज होता है, क्यों अराइज होता है? तो ड्यू टू elastic behavior या कहिए elastic nature of matter। अब कहेंगे बच्चों elastic nature of matter कहां से आता है? इसका बेसिक रीजन है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब थोड़ा सा हम इसको पहचान लें फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी बॉडी के शेप साइज को चेंज करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के किसी को खींच दिया, साइज बड़ा कर दिया, जैसे कोई स्प्रिंग है उसको दबा दिया, साइज उसका छोटा कर दिया, तो इस कंडीशन में हमारा जो बॉडी है वो अपने शेप साइज को, ओरिजिनल शेप साइज को दोबारा से गेन करना चाहता है। अपनी ओरिजिनल शेप साइज को हर बॉडी दोबारा से रिस्टोर करना चाहता है, दोबारा से प्राप्त करना चाहता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन के फोर्स लगते हैं, ठीक है। हमारे एटम इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है जिससे कि करंट होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं जो पढ़े हैं क्लास 10th में आप। तो हर बॉडी में अपने ओरिजिनल शेप साइज को दोबारा से प्राप्त करने का, दोबारा से रिस्टोर करने का प्रॉपर्टी होता है। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं और इसी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से एक स्प्रिंग को जब आप खींच देते हैं तो उल्टा खींचता है हमको, एक स्प्रिंग को जब आप दबा देते हैं वो हमें उल्टा दबाता है। सिमिलरली कोई स्प्रिंग को जब आप खींच देते हैं वो हमको उल्टा खींचता है। तो ये है बच्चों टेंशन जो अराइज होता है ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मैटर। अब जो टेंशन है इस टेंशन की प्रॉपर्टी को जान लीजिए। ईच एलिमेंट ऑफ a string pulls every nearest element मतलब पार्ट जो स्ट्रिंग का, ईच एलिमेंट यानी कि प्रत्येक पार्ट जो होता है, ईच पार्ट जो होता है स्ट्रिंग का वो खींचता है किसको? एवरी नियरेस्ट एलिमेंट, जो एलिमेंट, ईच एलिमेंट जो नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है, नियरेस्ट यानी सबसे नजदीक जो एलिमेंट होते हैं उसको ईच एलिमेंट स्ट्रिंग का अपनी तरफ खींचता है। ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग पुल्स एवरी नियरेस्ट एलिमेंट बाय
द फोर्स ऑफ टेंशन, इस टेंशन के फोर्स से हमेशा एक स्ट्रिंग की एलिमेंट अपने सबसे नजदीक वाले एलिमेंट को पुल करता है, खींचता है अपनी तरफ। एंड स्ट्रिंग या कहिए एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग also pulls an object by tension, ठीक है। और एक स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट को भी खींचता है बाय टेंशन, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्ट को खींचता है, तो फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं विथ व्हिच, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसके साथ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड, जिस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को भी, ठीक है, विथ व्हिच स्ट्रिंग इज कनेक्टेड, जिस ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को भी स्ट्रिंग पुल करता है, ठीक है, बाय फोर्स टेंशन। अब एक लाइन में और लिख रहा हूं, हेंस टेंशन टी इन स्ट्रिंग is its pulling force, जब कभी कोई स्ट्रिंग टाइट होगा, स्ट्रेच होगा, थोड़ा मैं आपको दिखाता भी हूं। जैसे सपोज कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने लिया, इस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग ये लिया हमने, इस स्ट्रिंग से इसको हम पहले धकेलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वो भी दिखाता हूं आपको। ये सटाया हमने, अब धकेलना चाह रहे हैं, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग मुड़ गया, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसी को यदि हमने इसको स्ट्रिंग से बांध दिया, इस ऑब्जेक्ट को यदि बांध दिया हमने स्ट्रिंग से, ठीक है, जरा बांध के खींच के मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ज्यादा याद रहता है। अब देखिए ये रखा हमने स्ट्रिंग से बांध के, ओके। अब इसको खींचते हैं, देखिए खींचते हैं, चल रहा है, खिंचा रहा है, मैं इसको पुल कर रहा हूं अपनी तरफ, स्ट्रिंग को मैं पुल कर रहा हूं, देखिए बॉडी चल रहा है, ब्लॉक चल रहा है, ठीक है, प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, देखिए खींचते हैं, चल रहा है ना। अब स्ट्रिंग को टेढ़े मेढ़े करके रख दिया, अब देखिए मैं यहां से खींच रहा हूं, नहीं चल रहा है, बॉडी नहीं चल रहा है, क्यों? अभी स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं है, इसलिए बॉडी नहीं चल रहा है, बॉडी को स्ट्रिंग नहीं खींच पा रहा है। अब वहीं खींचते देखिए एकदम स्ट्रिंग सीधा हो गया, स्ट्रिंग देखिए अब स्ट्रेच हो गया, टाइट हो गया। जैसे स्ट्रिंग टाइट हो गया, स्ट्रेच हो गया, तब देखिए बॉडी को खींच के चला रहा है। तो यही जो पुलिंग फोर्स है स्ट्रिंग का, इसी पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग को नाम दिया गया है टेंशन। आइए बच्चों, टेंशन की जानकारी ले लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके और उन ऑब्जेक्ट का सबसे पहले हम लोग पता लगावे कि एक्सेलरेशन क्या है, फिर स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगा। लेकिन स्ट्रिंग दो तरह के हैं हमारे पास, आइडियल स्ट्रिंग एंड नॉन आइडियल स्ट्रिंग। तो थोड़ी कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग में टेंशन की हम और ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन एन आइडियल स्ट्रिंग, टेंशन T is equal at its each point. Now question is, what is ideal string? Ideal string क्या है? तो ideal string जो होते हैं, an ideal string is massless। आप कहेंगे massless, बिना पार्टिकल का तो कोई होता नहीं है, पार्टिकल में तो मास होते हैं, फिर massless कैसे? तो मास नेग्लिजिबल मास, बहुत कम मास, लेने लायक नहीं मास है, तो उसको massless समझेंगे, ठीक है। लाइट भी लिखा जाता है प्रॉब्लम में, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम में इसको जीरो लेंगे। तो massless एंड
इनएक्सटेंसिबल एंड इनएक्सटेंसिबल। और इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल मतलब होता है कि वो बॉडी जिसको कि खींच करके उसका लेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, मेरे पेन को मान लीजिए स्ट्रिंग है, इसको दोनों एंड पर पकड़ के आप कितनी भी ताकत से खींचेंगे इसकी लेंथ नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसको कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जिसको खींचने से लेंथ नहीं बढ़ेगा। तो इसका एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, यदि इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगा तो फिर एक एंड जितना दूर चलेगा दूसरा एंड भी उतना ही दूर चलेगा। ठीक है, यदि लेंथ इसका नहीं बढ़ता है, यदि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो फिर यदि इसको चलाते हैं तो आप गौर करेंगे एक एंड यदि 1 सेंटीमीटर आगे गया है तो दूसरा एंड भी हमारा 1 सेंटीमीटर चलेगा। मतलब कि इसके ईच पॉइंट जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। चलिए, तो हमने क्या लिखा? इन आइडियल स्ट्रिंग टेंशन इज इक्वल एट इट्स ईच पॉइंट। अब आइडियल स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी लिख दिया है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। लेकिन यदि आपको दो अलग अलग आइडियल स्ट्रिंग दे दे तो तब उसमें टेंशन डिफरेंट लेंगे, क्योंकि किसी भी दो ऑब्जेक्ट का सेम इलास्टिक बिहेवियर नहीं होता है। एंड सो मेंशन कर देंगे इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स या डिफरेंट आइडियल स्ट्रिंग्स टेंशंस आर डिफरेंट। अब नॉन आइडियल स्ट्रिंग की बात कर लें जिसमें मास होगा, तो इन नॉन आइडियल स्ट्रिंग हैविंग मास, जिसके पास में मास होंगे, इन नॉन आइडियल स्ट्रिंग tensions are different at its different points ये है बच्चों टेंशन की पूरी जानकारी दे दिया हमने। अब आप टेंशन वाले स्ट्रिंग वाले जो भी प्रॉब्लम करना चाहें थोड़ी सी नजर रखिएगा। बेसिक बात है कि टेंशन इज पुलिंग फोर्स। जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्ट्रिंग खुद को अपने खुद के एलिमेंट को भी पुल करता है, और जिस बॉडी से बांध देंगे आप, जिस ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग को बांध देंगे उस ऑब्जेक्ट को भी खींचता है। तो यह है टेंशन। अब आइए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। लिया हमने एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर स्मूथ, अब ये फ्लोर है स्मूथ। अब इस फ्लोर पर हमने लिया एक ऑब्जेक्ट, इसका मास हम ले रहे हैं 3 kg। अब यहाँ से एक स्ट्रिंग को बांधा। अब लिया दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास ले रहे हैं 2 kg, फिर एक स्ट्रिंग फिर बांधा इसमें। अब ये जो स्ट्रिंग हो गया, इस स्ट्रिंग को हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने हाथ से पकड़ के पॉइंट P पर। ये पॉइंट P लिया, यहाँ ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पकड़ा और यहाँ खींचा, इसको एक फोर्स लगाया हमने F = 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और खींच रहे हैं। चलिए बच्चों, फोर्स की प्रॉब्लम है। आइए फोर्स के स्टेप पर, पहला स्टेप फोर्स को दिखाते हैं। तो बॉडी का वेट 2g, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी पर R1, बॉडी का वेट 3g, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का, ग्राउंड का, फ्लोर का, दिस इज R2। तो वेट नॉर्मल रिएक्शन दिखा लिया हमने। अब टेंशन की बात करते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग है, जैसे हमने खींचा, जैसा कि हमने प्रैक्टिकली दिखाया, खींचते ही स्ट्रिंग टाइट हो जाता है, स्ट्रेच हो जाते हैं। अब ये स्ट्रिंग स्ट्रेच है, तो स्ट्रिंग जब स्ट्रेच है तो ये स्ट्रिंग पुल करेगा, खींचेगा किसको? जो उसके टच में होगा। तो यहाँ पर मेरा हाथ टच में है, स्ट्रिंग को पकड़ के मैं खींच रहा हूं, मेरा हाथ यहाँ पर स्ट्रिंग को टच कर रहा है। जैसे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ये, तो मैंने खींचा स्ट्रिंग को इधर की तरफ। अब ये स्ट्रिंग हमारे टच में है, स्ट्रेच हो गया है, तो स्ट्रिंग हमें पुल करेगा अपनी तरफ।
जितने फोर्स से स्ट्रिंग ने पुल करा, टेंशन, अब यहाँ पर स्ट्रिंग बॉडी से बंधे हैं तो बॉडी को पुल करेगा, टेंशन पुल होता है अपनी तरफ, ध्यान रखिएगा ये स्ट्रिंग भी टाइट हो जाएगा जैसे ही इसको खींचेंगे, स्मूथ है, फ्रिक्शन तो है नहीं, आगे बढ़ेगा, इस स्ट्रिंग को भी टाइट कर देगा, खींच देगा, इसमें भी आ गया टेंशन। अब ये स्ट्रिंग इस बॉडी को किधर पुल करेगा, अपनी तरफ, इस टेंशन को मैंने बोल दिया टी डैश, फिर इस स्ट्रिंग में टेंशन है तो इस बॉडी को पुल करेगा, किधर पुल करेगा, अपनी तरफ, अपनी तरफ पुल करेगा, तो फिर यहाँ पे भी टेंशन हो गया टी डैश। तो हमेशा बच्चों सोचते रहिए कि एक स्ट्रिंग जिसको टच कर रहा है वो उसको पुल करेगा, जिससे बंधा हुआ है उसको वो पुल करेगा, बस पुल होता है अपनी तरफ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते रहिएगा। अब एक्सेलरेशन की बात कर लें तो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, बॉडी का साइज भी बदलने वाला नहीं है, एंड सो जितना हम स्ट्रिंग के एक एंड को चलाएंगे उतना ही दूसरा एंड चलेगा, उतना ही ये बॉडी चलेगा, यानी कि सब में डिस्प्लेसमेंट होगा सेम, तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम। तो फिर जो एक्सेलरेशन 3 kg बॉडी का एक्सेलरेशन बगल में इधर से मैं दिखा रहा हूं 3 kg बॉडी का ए, तो फिर 2 kg बॉडी का भी एक्सेलरेशन होगा ए। अब इक्वेशन फॉर्म करिए, इक्वेशन फॉर्म करते हैं फॉर 2 kg बॉडी के लिए, पहले फ्री बॉडी डायग्राम यानी फोर्स दिखा लिया हमने दोनों बॉडी पे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फोर्स की प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन नहीं करना है क्योंकि सारे फोर्स मोशन के लाइन एंड परपेंडिकुलर है, रिजोल्यूशन नहीं करनी है किसी फोर्स को, तो थर्ड स्टेप पर जा रहे हैं, इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं 2 kg बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पहले मोशन के लाइन के अलाउंग कितने फोर्स देख रहे हैं, तो बॉडी के टच में स्ट्रिंग है, मैं बॉडी को टच नहीं कर रहा हूं, पॉइंट पी पर मैंने स्ट्रिंग को जो पकड़ा और खींचा, तो मैंने नहीं टच किया बॉडी को, जो टच नहीं करेगा वो फोर्स भी नहीं लगा सकता है, बिना टच किए हुए आप फोर्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं स्ट्रिंग लिख देता हूं, ऐसे तो बोल दिया हूं, फिर भी चलिए लिख देता हूं। एंड सो इस बॉडी पर एक फोर्स टी, जिधर एक्सेलरेशन उधर बड़ा फोर्स, दूसरी फोर्स इस बॉडी पर टी डैश, स्ट्रिंग ने पुल करा बॉडी को इधर टी डैश फोर्स से, तो फिर टी बड़ा फोर्स माइनस टी डैश छोटा फोर्स, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बड़ा फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, तो मास 2 एक्सेलरेशन ए इक्वेशन 1। अब 3 kg बॉडी पर, और 3 kg बॉडी, इस पर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है अलोंग लाइन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है टी डैश, तो यही हो गया टी डैश, टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 kg बॉडी पर निकाला, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए करेंगे, 3 इंटू ए करा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों 2 इक्वेशन 3 अननोन, प्रॉब्लम में हमें मास दे रखा है और ये फोर्स कैपिटल F दे रखा है, बाकी तो नहीं दे रखा है, तो टी डैश और ए 3 अननोन, 2 इक्वेशन कभी नहीं सॉल्व होगा। ऐसी हालत में हम क्या करें, ऐसी हालत में क्या करिए, जहां पर एक्सटर्नल फोर्स आप लगाए हैं वहां पर स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट ले लीजिए, चलिए मैं इतना बड़ा पार्ट ले रहा हूं स्ट्रिंग का, ये इतना बड़ा पार्ट, ठीक है, मैं साइड में दिखा देता हूं, इसके लिए ये हुआ हमारा पॉइंट P और ये लिया हमने स्ट्रिंग का छोटा पार्ट। अब इस स्ट्रिंग के छोटे से पार्ट को मैंने खींचा इधर फोर्स F से, और स्ट्रिंग जो इधर है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग पुल्स नियरेस्ट एलिमेंट, ठीक है, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया स्ट्रिंग का, इसके जो नियरेस्ट एलिमेंट है, नजदीक वाला जो एलिमेंट है, वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ पुल करेगा, और मासलेस स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होते हैं, तो जितने फोर्स से इस पार्ट को, एलिमेंट को इधर की एलिमेंट ने पुल किया T, अब इसका मास क्या है, m इक्वल टू 0। अब इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं स्ट्रिंग के स्मॉल पार्ट के लिए, स्ट्रिंग का स्मॉल पार्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूं स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन बच्चों जहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स हो वहां पे स्ट्रिंग का छोटा पार्ट लीजिएगा। नाउ रिजल्टेंट फोर्स F माइनस T इक्वल टू m इंटू ए, टोटल फोर्स m इंटू ए करा, बट m 0,
F माइनस टी 0 एंड सो T इक्वल टू F निकल गया इक्वल टू 100 न्यूटन। और बच्चों आज से अब याद रख के रह जाएंगे, जितनी फोर्स से आपने स्ट्रिंग को पुल किया है उतनी ही फोर्स से स्ट्रिंग आपको पुल कर रहा है। बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सोचिए, बिल्कुल करेक्ट मिलेगा आपको जवाब। जितने फोर्स हमने लगाया एक्शन, उतने ही फोर्स स्ट्रिंग ने हम पे लगाया रिएक्शन। अब टी निकल गया आपको इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करके, टी डैश और ए निकाल लीजिए। अब आपको जैसे सोल्यूशन करना हो, मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर रहा हूं। ऐड किया, टी डैश कैंसल, इधर बच गए टी, 3 + 2 हो गया 5a, टी निकल चुका है 100 न्यूटन इक्वल टू हो गया 5a, देयरफॉर a इक्वल टू 5 से इसको सॉल्व कर दें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 2 में 1 में किसी में डाल दीजिए। इक्वेशन 2 को मैं यूज कर दे रहा हूं, छोटा इक्वेशन है, तो फिर टी डैश इक्वल टू 3 × a की जगह 20, ये हो गया हमारा 60 न्यूटन। इस तरह से बच्चों आप स्ट्रिंग की प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में, फिर पुल्ली के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।